नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये वॉइस वोट के बारे में है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसके बारे में। हाल ही में कर्नाटक में एक बिल भी पास हुआ है इसी तरीके से वॉइस वोट के द्वारा है। इससे पहले फार्म बिल से रिलेटेड जो हम पूरा एक प्रोटेस्ट देख रहे हैं, अगर हम फार्म बिल ये देखे संसद में कैसे पारित हुआ, तो ये भी वॉइस वोट ध्वनि मत से ही पारित हुआ था। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। राज्यसभा जो है इसकी क्या भूमिका रहती है किसी भी बिल को पास करने में। मनी बिल जो है, मनी बिल क्या होता है उसके बारे में भी हम इस आर्टिकल में जानेंगे। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये है ऑनलाइन लर्निंग पर। कोविड के इस दौर में जो लर्निंग पद्धति थी, जो शिक्षा पद्धति थी, ये ऑनलाइन माध्यम पर शिफ्ट हो गई। तो उसी के बारे में ये बात करता है कि ये कितना समावेशी है ऑनलाइन जो एजुकेशन होता है। इससे जो हमारी वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जो हाशिए की हमारा समाज माना जाता है, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जेंडर रोल क्या हो जाता है यहाँ पर, कि कैसे ये एक बड़ा भेद उत्पन्न करता है अपने आप में। ये बहुत से मुद्दों पर ये आर्टिकल बात करता है, तो हम इस पे भी एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अंत में जैसे पता है आपको, न्यूज इन फ्लैश होता है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेस है, उनमें से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा क्लैट के लिए भी हमारे पास में एक बहुत अच्छा कोर्स है, उसकी जानकारी भी आप लॉ सीखो की वेबसाइट से ले सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट प्रिपरेशन में एक और हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, ये है लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन IBBI। तो इस कोर्स के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये कोर्स 1 तारीख से शुरू होने वाला है। तो चलिए हमारे आज के MCQ पे देखते हैं। वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस निम्न में से किस दिन होता है। आपका ऑप्शन ए है 21 जनवरी, ऑप्शन बी है 21 फरवरी, ऑप्शन सी है 26 फरवरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो चलिए अभी आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वो आज का यह है कि राज्यसभा का मनी बिल में पास करने में क्या भूमिका होती है, इस पर आपको चर्चा करनी है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है वॉइस वोट के बारे में, तो ये समाचार में कैसे आया। तो कर्नाटक में हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल पास हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो यहाँ पर अगर हम कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में विधानसभा भी है और साथ ही साथ विधान परिषद है। तो हमारे देश में कुछ ही राज्य है जिनमें विधान परिषद है। अब विधान परिषद में अगर हम देखें तो हाल ही में कर्नाटक में जो है रूलिंग पार्टी जो आई है, अभी अभी हाल ही में आई है। वही अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखें तो ये जो रूलिंग पार्टी है ये माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस और जेडीएस है ये मेजॉरिटी में है। इस सीट को देखते हुए जिस तरीके से ध्वनि मत के द्वारा ये बिल पास किया गया, तो काफी ज्यादा प्रश्न चिन्ह ध्वनि मत और इस पद्धति पे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हम फार्म बिल्स की बात करें तो फार्म बिल्स भी इसी तरीके से राज्यसभा में भी पास हुए हैं। अब बात करते हैं कि इससे कौन कौन से इश्यूज जुड़े हुए हैं, इससे कौन कौन से मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो वॉइस वोट इज यूज्ड एज ए न्यू टेम्पलेट फॉर बाईपासिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन्वेस्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पर जो एक संवैधानिक तरीका बना हुआ है, इसको बाईपास करने के लिए कहीं ना कहीं वॉइस वोट को इस्तेमाल किया जाता है कि जब रूलिंग पार्टी के पास में नंबर्स नहीं होते हैं तो ये वॉइस वोट के माध्यम से बिल पास करवाते हैं, राइटर ने ये बताया है। उसके अलावा मनी बिल भी एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा भी आप राज्यसभा या जो आपका अपर हाउस है स्टेट में भी, उससे भी आप बाईपास डायरेक्ट कोई भी लॉ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आधार बिल जिस तरीके से पास हुआ, इसे एज अ मनी बिल करके पास किया गया। अब मनी बिल की बात ये होती है कि मनी बिल को राज्यसभा में रखने की जरूरत नहीं होती, इसको पास करने के राज्यसभा में जरूरत नहीं होती। इसलिए ये दो तरीके हैं वॉइस वोट और मनी बिल के माध्यम से राज्यसभा या अपर हाउस जो रहता है उसकी जो प्रोसेस है उसे बाईपास किया जाता है। उसके अलावा minority judges in Aadhaar judgment called use of money bill as nothing less than a fraud on the constitution। तो आधार जजमेंट भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी जजमेंट आया है उसमें भी जजेस ने कहा है कि यहाँ पे डिसेंडिंग ओपिनियन जिन्होंने दिया है उन्होंने भी कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर एक
फ्रॉड है। उसके अलावा राज्यसभा इज सीन एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू डायरेक्टली इलेक्टेड लोकसभा। अब लोकसभा में जो मेंबर्स आते हैं, जो सदस्य आते हैं, इन्हें सीधे तौर पे लोगों के द्वारा वोट किया जाता है और यहाँ पर जिनकी मेजोरिटी होती है उनकी ही, जिनका बहुमत होता है उन्हीं की सरकार बनती है। तो राज्यसभा को लंबे दौर से ऐसा देखा जाता है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन है लोकसभा के सामने। पर अगर हम राज्यसभा में देखें कि इस तरीके से जो सदस्य है वो चुने जाते हैं, तो ये राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए होते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इसका भी अपने आप में एक महत्व होता है, लेकिन इसे एक बाधा के रूप में, एक ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में लंबे समय से देखा आता है, ऐसा राइटर ने इस आर्टिकल में बताया है। तो यहाँ पर जो द्विसदन रहते हैं, जो दोनों सदन रहते हैं, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां रहती है, अपना अपना महत्व रहता है। तो उसी के बारे में अगर हम देखें तो जेरेमी वॉल्ड्रोन ने कहा है, द वेरी क्वेश्चनिंग ऑफ मोनोपोली ऑफ लोअर हाउस टू रिप्रेजेंट पीपल मेक बाइकैमरलिज्म डिजायरेबल। तो यहाँ पर सिर्फ मनमानी ना चल पाए, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो अपर हाउस है उसके भी पास में पावर होनी जरूरी है। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो राज्यसभा में हमने देखा जैसे कि स्टेट्स के द्वारा रिप्रेजेंटेशन रहता है, तो यहाँ पर जो लोकसभा या जो लोअर हाउस है उनकी मनमानी ना चल पाए, उसके लिए इसका बहुत महत्व होता है। ये इसी सिद्धांत के रूप में बनाया गया है। और भारत जैसे देश में अगर हम देखें तो न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो वो इतना हार्डली प्रैक्टिस नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा यहाँ पर इनका रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा लोकसभा इज डोमिनेटेड बाय एग्जीक्यूटिव, दस राज्यसभा मेक्स पॉसिबल रोबस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, ये लोकसभा के द्वारा ही आती है, इनकी लोकसभा में मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर राज्यसभा जो है, जो कि विधायिका है, तो विधायिका यहाँ पे राज्यसभा मदद करता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसका प्रिंसिपल फॉलो करवाने के लिए, इसलिए राज्यसभा का और महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। तो चलिए हमारा दूसरा आर्टिकल है एजुकेशन और कोविड-19 की बात करता है। तो कोविड-19 में काफी कुछ चीजें चेंज हुई है, उनमें से जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है ये है एजुकेशन का। आज ई लर्निंग पद्धति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर ये समाचार में इसलिए आता है क्योंकि इंडिया एजुकेशन सेक्टर हैज बीन सेवरली इम्पैक्टेड। तो भारत का जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा जो सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा इससे इम्पैक्ट किया है, बहुत ज्यादा इससे प्रभाव पड़ा है। तो खास तौर पे अगर हम बात करें तो गर्ल चाइल्ड का जो एजुकेशन है उस पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। Around 300 million children all age are reported to be out of school in India। तो अगर हम भारत में देखें तो करीब 300 मिलियन बच्चे जो है विभिन्न जो आयु वर्ग के हैं ये टोटली आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं भारत में। तो जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर पड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर डिजिटल इनिशिएटिव देखें कि कुछ डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो हमें इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो MHRD जो है, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, इन्होंने कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चालू करे हैं। जैसे दिशा पोर्टल, ये ई लर्निंग कंटेंट अलाइंड विद द करिकुलम। तो ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि करिकुलम से काफी ज्यादा अलाइंड है कि यहाँ पर जो करिकुलम में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी पाठ्यक्रम की सारी चीजें कवर हो, इसके लिए दीक्षा पोर्टल लाया गया है। उसके अलावा ई पाठशाला ऐप बाय NCERT फॉर क्लास 1 to 12 इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो ई पाठशाला जो है ये ऐप NCERT के द्वारा लाया गया है, जो कि क्लास 1 से 12 के बच्चों के लिए बनाया गया है और ये विभिन्न भाषाओं में अवेलेबल है। उसके अलावा स्वयं ऐप भी है, ये काफी लंबे समय से है, कोविड के दौर के आने के पहले भी ये ऐप काफी ज्यादा फेमस था। तो इसमें करीब 1900 कोर्सेस है, जिसमें टीचिंग वीडियोस है और वीकली असाइनमेंट्स होते हैं, एग्जामिनेशन होता है, साथ ही साथ क्रेडिट भी इसमें दिए जाते हैं और उन क्रेडिट का आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्वयं प्रभा जो है ये भी एक प्लेटफॉर्म लाया गया है, ग्रुप ऑफ 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। तो स्वयं प्रभा जो है इसमें 32 चैनल जो है जो कि एजुकेशन प्रोग्राम डिलीवर करते हैं, उनका भी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो परीक्षा के
लिए ये चार जो प्लेटफॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो कुछ इश्यूज है, कुछ चुनौतियां हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो पहली अगर हम देखें तो डिजिटल इनिशिएटिव फेल्ड टू कंसीडर एग्जिस्टिंग डिवाइड्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डिजिटल इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं जो एक असमानता है हमारे समाज में उसको एड्रेस नहीं कर पाता है। जैसे अगर डिजिटल माध्यम से देखें, जेंडर माध्यम से देखें, क्लास के माध्यम से देखें, तो ये काफी चीजें ऐसी हैं जिनको एड्रेस नहीं कर पाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इतना नेट का अभी भी पहुंच नहीं है, डिजिटल इक्विपमेंट अभी भी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। उसके साथ में जेंडर गैप और क्लास गैप भी हमें वर्गों में भी एक हमें असमानता बहुत देखने को मिलती है। इसके अलावा यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, मासिव स्कूल क्लोजर एक्सपोज्ड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक नीडेड टू फैसिलिटेट रिमोट लर्निंग। तो यहाँ पर यूनिसेफ की रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं इस चीज की बात की गई है कि एक डिवाइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमको हमारे सिस्टम को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। सो लॉन्ग क्लोजर ऑफ स्कूल्स रिजल्टेड इन डिसरप्शन ऑफ अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज सच एज मिड डे मील, स्कॉलरशिप और टू अ गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पर हमने जैसी बात करी कि वर्ग, क्लास जो है, उसके अलावा जो रूरल अर्बन डिवाइड है, उसके अलावा जो जेंडर डिवाइड है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये सारा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे मध्याह्न भोजन और शिष्य जो स्कॉलरशिप शिष्यावृत्ति की जो योजना है खासकर जो गर्ल चाइल्ड के लिए है वो अब उन तक नहीं पहुंच पा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता था इन लोगों को एजुकेशन सिस्टम में बने रहने के लिए। तो यहाँ पर कुछ कदम सुझाए हुए हैं कि क्या कदम होना चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन प्लानिंग, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, जेंडर रिस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव। तो यहाँ पर राइटर ने बताया कि आपकी जो शिक्षा पद्धति है उसे ई लर्निंग की पे आप लेकर आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक उसकी प्लानिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जो जेंडर रिस्पॉन्सिव हो और ज्यादा समावेशी हो। उसके अलावा अनेबलिंग मेजर एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, रिमूवल ऑफ बैरियर्स, स्कॉलरशिप, मिड डे मील्स, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स फॉर गर्ल। तो यहाँ पर कुछ मेजर्स हैं जैसे एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन। पंजाब जैसे कुछ राज्य है जहाँ पे स्मार्टफोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, आप ऐसे कदम उठा सकते हो। उसके अलावा कुछ और रिमूवर है और कुछ बैरियर्स है उनको भी आप हटा सकते हो। जैसे गांव में अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो ऑप्टिक फाइबर जो पहुंचाने का एक पूरा कार्यक्रम था जो इतनी तेजी से नहीं हो पाया, टारगेट से काफी पीछे चल रहा है, वैसी कुछ आप सुविधा ला सकते हैं। आप ऐसे सेंटर्स बना सकते हैं जहाँ पे बच्चे जाके ऑनलाइन शिक्षा ले सके। उसके अलावा शिष्यावृत्ति जो है, स्कॉलरशिप जो है, उसके लिए भी आप वापस एक्टिव हो सकते हैं, वो शिष्यावृत्ति नहीं दे सकते हैं। स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आप वापस जैसा चल रहा था उसे और चला सकते हैं। मध्याह्न भोजन के अलावा कुछ राज्य है जिसमें राशन देने का काम शुरू किया है, वैसी चीजें भी चला सकते हैं। उसके अलावा खासकर गर्ल्स से जुड़े लड़कियों से जुड़ी हुई, गर्ल से जुड़ी हुई जो पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट है वो भी आप डिलीवर कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा विश्लेषण था। उसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इसमें दिए गए हैं कि कैसे ग्लोबल लेवल पर जो एजुकेशन है कोविड-19 को देखते हुए वो अफेक्ट हुआ। उसके साथ ही साथ वुमेन एंड गर्ल के स्पेसिफिक अगर हम देखें तो अलग अलग सेक्टर है, जैसे इकोनॉमिक हो गया, हेल्थ सिस्टम हो गया, हेल्थ एंड वेलबींग हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में कितना उन पर प्रभाव पड़ा हुआ है, ये भी कुछ थोड़ा ज्यादा ये भी एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश की और बढ़ते हैं। तो रेड ईयर्ड टर्टल जो है, तो आज अगर हम देखें तो इंडिया में ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो जिससे भी ये एज ए पालतू एनिमल आज बन गया है कि कोई भी अगर टर्टल पालता है तो ये काफी कॉमन रूप से देखे जाते हैं। लेकिन अभी एक स्टडी में ये पाया गया है कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, भारत की स्थिति के लिए इतना अच्छा नहीं है। इससे हमारे एक्वाटिक एनिमल है और जो प्लांट है, जो जल में रहने वाले जो जानवर है और जो प्लांट्स है, उनके लिए ये हानिकारक ये स्पीसीज हो सकती है। ये स्पीसीज जो है ये ओरिजिनेट हुई है मिसिसिपी रिवर और गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, मैक्सिको की जो खाड़ी है वहां पे। तो ये जो पर्टिकुलर प्रजाति है टर्टल की, कछुए की, ये जो है वार्म वाटर में रहती है और
इनका जो डाइट रहता है वो काफी ज्यादा रहता है, जो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स ओमनीवर्स इनकी डाइट होती है। तो इसको देखते हुए अगर बहुत बार ये देखने को पता चलता है कि लोग पालते हैं इसे, फिर वापस इसे जो है हमारी नदी और वगैरह तालाबों में छोड़ देते हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। उसके अलावा न्यू मटेरियल टू ट्रैप वेस्ट हीट, तो यहाँ पर बेंगलुरु जो है वहाँ का जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है इनके द्वारा एक नए मटेरियल की खोज की गई है, जो कि हीट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल जो लैपटॉप का हीट है इसे चेंज करके मोबाइल आप चार्ज कर सकते हो। तो अपने आप में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मटेरियल का नाम है सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड। तो यहाँ पर आगे आने वाली चीज हमें ये देखने को मिलेगी कि ये मटेरियल जो है वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि अभी भी इसके बारे में इतना स्टडी इतने रूप से ग्लोबल लेवल पे अभी नहीं आया है। अगर ये ऐसी चीज होती है तो भारत के लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। और जो हीट की बहुत ज्यादा समस्या होती है उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगर चेंज कर पाएंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।